लाइफ प्रोटेक्शन सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है जहां इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। ये केस करनाथम विरमा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसी इंटरसेक्शन को टेस्ट करता है। इस मैटर में कंट्रोवर्सी वनतारा नाम की एक लार्ज स्केल एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को लेके उठी है, जो गुजरात के जामनगर में स्टैब्लिश किया गया है। एलिगेशन ये था कि ये फैसिलिटी दुनिया भर से एनिमल्स इंपोर्ट कर रही है और इस प्रोसेस में इंटरनेशनल नॉर्म, स्पेशली साइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के अंडर एक पीआईएल फाइल की। आर्गुमेंट सिंपल था लेकिन सीरियस इम्प्लीकेशंस के साथ कि वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट के प्रोसेस में ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई, परमिट इरेगुलर तरीके से इश्यू हुए और इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड का रिस्क क्रिएट हो रहा है। पिटीशन में काफ़ी वाइड रिलीफ मांगे गए थे, जैसे कि सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज किए जाए, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमिटी बनाई जाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए और फ्यूचर इंपोर्ट्स पे टेम्पररी बैन लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना तो सबसे पहले और डिसिसिव फैक्टर ये था कि ये इशू पहले भी कोर्ट के सामने आ चुका था। 2025 में एक सिमिलर पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। एसआईटी ने डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्ट की और अपनी रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया कि कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। और ये सिर्फ एक इंटरनल फाइंडिंग नहीं थी, कोर्ट ने उस एसआईटी रिपोर्ट को फॉर्मली एक्सेप्ट भी किया था। इसलिए जब ये नया पिटीशन आया, कोर्ट ने देखा कि एसेंशियली ये सेम इशू को दोबारा उठाया जा रहा है बिना किसी सब्सटेंशियल नए एविडेंस के। कोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनैलिटी ऑफ लिटिगेशन। अगर ये एक इशू पहले भी एडजुडिकेट हो चुका है और कोर्ट ने एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो उसे बार बार रीओपन नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, पिटिशनर ने अपनी आर्गुमेंट काफ़ी हद तक साइट्स के एक डॉक्यूमेंट पर बेस किए थे, लेकिन कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को केयरफुली इंटरप्रेट किया और ये कंक्लूड किया कि उसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इलीगल इंपोर्ट या कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को स्टैब्लिश करे। कोर्ट ने स्पेसिफिकली नोट किया कि साइट सेक्रेटरीट ने भी ये नहीं कहा कि एनिमल्स बिना परमिट के इंपोर्ट किए गए थे या कि इंपोर्ट कमर्शियल पर्पस के लिए था। ये फाइंडिंग साइट एसआईटी के कंक्लूजन के साथ अलाइन कर रही थी। इसके बाद कोर्ट ने एक और क्रिटिकल लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया, जो ईस्ट इंडिया कमर्शियल कमिटी लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम केस से आता है। प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई इंपोर्ट वाइल्ड वैलिड स्टैट्यूटरी परमिशन के बेसिस पे किया गया है तो उससे बाद में इलीगल नहीं डिक्लेयर किया जाता सकता, सिर्फ इसलिए कि बाद में ऑब्जेक्शंस रेज हो गए। ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोर है, लीगल सर्टेनिटी। अगर लोग और इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट अप्रूवल पे रिलाई करके एक्शन लेते हैं तो उन अप्रूवल्स को कैजुअली रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस जजमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग और फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने कहा कि जब एनिमल्स को लॉफुल तरीके से इंपोर्ट करके एक नए एनवायरनमेंट में सेटल कर दिया जाता है तो उन्हें वहाँ से डिस्टर्ब करना, उनका हैबिटेट चेंज करना, उनकी कस्टडी शिफ्ट करना, ये खुद एक फॉर्म ऑफ क्रूएलिटी हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रूएलिटी से काफ़ी आगे जाता है। पहले क्रूएलिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल हार्म समझा जाता था, लेकिन यहाँ कोर्ट ने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया जिसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल डिसरप्शन और हैबिटेट इंस्टेबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया। इसका मतलब ये है कि लॉ सिर्फ ये नहीं दिखाता कि एनिमल्स को कैसे लाया गया, बल्कि ये भी देखता है कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है आफ्टर इम्पोर्ट। एक और लेयर इस केस में कंट्रोवर्सी की है। कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस ये सजेस्ट करते हैं कि साइट्स डॉक्यूमेंट ने कुछ कंसर्न रेज किए थे, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस का इशू, परमिट इशू करते वक्त स्क्रूटनी का लेवल और कुछ इंपोर्ट्स के ओरिजिन पर क्वेश्चन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन न्यूआंसेस को सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना। एक फ्रेश पिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने ज़्यादा वेट दिया एसआईटी फाइंडिंग्स को और एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रिकॉर्ड को।
फाइनल आउटकम ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को डिसमिस कर दिया, कोई फ्रेश प्रॉब ऑर्डर नहीं हुआ और पहले की फाइंडिंग्स को अपहोल्ड कर दिया गया। इस जजमेंट के ब्रॉडर इम्प्लीकेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। पहला, ये रीइंफोर्स करता है कि रिपीटेड पीआईएल्स ऑन सेम इशू एंटरटेन नहीं किए जाएंगे जब तक कोई स्ट्रॉन्ग न्यू मटेरियल ना हो। दूसरा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की सैंक्टिटी को स्ट्रेंथन करता है। और तीसरा, ये एनिमल वेलफेयर के कंसेप्ट को एक्सपेंड करता है, जहां स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलता है। इस केस ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ को इनसाइट निकल के आती है। लॉ सिर्फ लीगैलिटी को रेगुलेट नहीं करता बल्कि स्टेबिलिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर एक एक्शन लीगली वैलिड है और उसके बेसिस पर एक इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है तो उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना खुद एक लीगल रॉन्ग बन सकता है। और शायद इसीलिए इस जजमेंट का सबसे पावरफुल टेक अवे है, कभी कभी इंटरवेंशन करना जस्टिस नहीं होता, कभी कभी नॉन इंटरफेरेंस ही जस्टिस होता है।